नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल विधानसभा में बजट पेश हो गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर वित्त मंत्री इस बजट को पेश किया है। हर वर्ग को रखा गया इसमें ख्याल। आपको बता दें कि दूध उत्पादक के लिए खासा ध्यान रखा गया है। मक्की को 30 प्रति किलो पर एमएसपी पर लिया जाएगा। किसानों के लिए प्रौद्योगिकी आपका निर्माण पर भी ध्यान दिया गया है। गाय का दूध 38 से 45 रुपए प्रति खरीदा जाएगा। 38 से 55 रुपए भैंस के दूध भी यहां पर खरीदने के लिए बजट में रखा गया है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से इस बजट को पेश किया गया है। अपने कार्यकाल का मुख्यमंत्री ने ये दूसरा बजट को पेश किया है और इस बजट में हर वर्गों का भी ख्याल रखा गया है। हिमाचल प्रदेश का बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सादगी का परिचय दिया है। दो अपने लंबे चौड़े काफिले को छोड़कर अपनी ऑल्टो कार से विधानसभा पहुंचे। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री खुद अपनी कार ड्राइव करते नजर आए। मल्टीटास्क वर्क्स ने चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी उनसे मुलाकात की है और उनके मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष ले जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इनकी मांगे काफी हद तक जायज है। इन्हें जितना न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। वो ये बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। आर्थिक बदहाली के बावजूद वेतन को बढ़ाने की दिशा में भी बेहतर काम किया जाएगा। लगातार इनके साथ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और ये सही है कि इनका मानदेय बढ़ाने की जो डिमांड है वो जायज़ भी है एक किस्म से, क्योंकि जो मिनिमम आपके वेजेस सेट किए हैं उससे भी ये कम है और इनका बहुत बड़ा योगदान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में रहा है। खास करके आपदा के समय में इन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो हम इनकी आवाज़ को निश्चित तौर से सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं और प्रदेश में वित्तीय परिस्थितियाँ थोड़ी मुश्किल भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, मगर फिर भी हम इनकी बात को वित्त मंत्रालय में रखेंगे। मुख्यमंत्री जी के समक्ष में रखूँगा ताकि कोई ना कोई इनके लिए पॉलिसी आने वाले समय में बनाई जाए और जो वेजेस की बात इन्होंने करी है उसको भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए हम पूरी मजबूती से कार्य कर भी रहे हैं और इसीलिए आज इनको एहसास दिलवाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि वी आर विद यू और जो भी हम अपनी ओर से कर सकेंगे वो करेंगे। हमने जो है अपनी धर्मशाला में भी सीएम साहब से बात रखी थी। आश्वासन तो इन्होंने हमारे को सीएम साहब जी ने दिया है कि आप एक बारी बजट से पहले हमारे साथ मिल लेना। अब यही उम्मीद के साथ हम सारे लोग यहाँ पर आए कि सीएम साहब हमारे को डेली वेज की कर दें जल्दी से जल्दी। नहीं तो सर हमने तो वहाँ भी बोला था कि हमारी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर आर्थिक ये जो वित्तीय आपदा हुई थी पहले बरसात के टाइम, उसके बाद अगर कोई भी अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो मल्टीटास्क वर्कर की समस्या है। क्योंकि सर हमारे अब जो जिस उम्र में हमने घर वालों के लिए जो है एक सहारा होना था, उस उम्र में अब घर वाले हमारे हम डिपेंड हो गए पूरी तरह से घर वालों के ऊपर, तो हम बोझ बनकर रह गए। अभी मैं अपनी एक पर्सनल घर की बात बताता हूँ तो मेरे पास एक मेरी छोटी सी नेफ्यू आती है, वो मुझसे मांगती है कि 50 रुपये दे दीजिए अंकल जी मेरे को। तो मैं शर्मिंदा था, मेरे पास नहीं थे सर, और मैंने उसको यही बोलकर टाल दिया कि बेटा मैं जब नेक्स्ट टाइम सैलरी मिलेगी तो मैं आपको इसका डबल दे दूंगा। तो सर हम अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हो रहा है, जहां बीजेपी आगामी चुनाव पर रणनीतिक मंथन कर रही है। पीएम मोदी खुद बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दे रहे हैं। इसी अधिवेशन में हिमाचल के प्रतिनिधि भी पहुंचे हुए हैं, जिनमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल है। साथ ही प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, मीडिया प्रभारी करण नंदा भी दिल्ली इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे। की बैठक है आज और कल,
और पूरे देश से बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रमुख नेता इस कन्वेंशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। और स्वाभाविक रूप से लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है, जहां प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश, उनका मार्गदर्शन हम सबको ऊर्जा भी देगा और हमको एक दिशा भी देगा। और उसके साथ साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी संबोधन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो है आने वाले समय के लिए जो लक्ष्य जो तय किया है पार्टी ने, अब की बार 400 पार, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता, सब पार्टी के नेता, सब लोग मिल करके जो है काम करेंगे और उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने, उस कार्य को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक से प्रेरणा लेकर के जाएंगे। दिल्ली भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का आयोजन हो रहा है। इस राष्ट्रीय परिषद का आयोजन विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले हो रहा है। इस राष्ट्रीय परिषद में देश भर से लगभग 10,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इस राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी करने वाले हैं। और इस राष्ट्रीय परिषद में हमारे देश का वरिष्ठ नेतृत्व और हिमाचल प्रदेश से भी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बिंदल जी इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 220 से अधिक प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश से भी भाग ले रहे हैं। हिमाचल सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन लागू किया है, जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई ऑफिस सिस्टम को लागू किया गया है। इसी के तहत डिजिटल गवर्नेंस विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार ई ऑफिस प्रणाली को संचालित करने में बिलासपुर प्रथम स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर शिमला और चंबा तीसरे स्थान पर है। ये सीएम साहब का हमारा ये प्रायोरिटी प्रोजेक्ट था। ये 19 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था पूरे प्रदेश में। तो बिलासपुर अपने कंसिस्टेंट एफर्ट की वजह से हमने इसको फेज वाइज लॉन्च किया। पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जो हमारा डीसी ऑफिस है, यहाँ पे जितने स्टाफ हैं हमारे, उनको इस पे ट्रेनिंग दी गई, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई और धीरे धीरे हम इसको जो हमारे सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे भी प्रॉपर ट्रेनिंग करा के उनके डिजिटल सिग्नेचर बनवा के और जो भी फॉर्मेलिटीज थी ईमेल की और जो भी, वो सारी हमने पूरी करा के इसको हमने 95% जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें स्टार्ट करा दिया है। रिमेनिंग जो भी थोड़े बहुत रह गए हैं विभाग, उसमें भी बहुत जल्दी विदिन 2 मंथ्स जो है उसमें भी ई ऑफिस की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। और जैसा कि अभी हमसे लेटेस्ट फिगर जो शेयर हुआ है सेक्रेटेरिएट से, उसमें आपने देखा होगा कि हमारी जो फाइल मूवमेंट है ई ऑफिस पे, वो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जिला बिलासपुर की है। तो जो हमारे लिए भी एक बहुत गौरव की बात है और जिसके लिए आप सबको मैं बधाई देना चाहूँगी। आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस तरह से बजट पेश किया है और क्या कुछ खास रहा इस बजट में। अभी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। ये अभी तो 14 आपकी नींद हराम हो गई है, विपक्ष की नींद हराम हो गई है। पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए ये जो बजट है, यह आत्मनिर्भर हिमाचल और युवा जो पीढ़ी है उनके भविष्य की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव है। इसको आप आराम से समझिए और पढ़िए और आप भी महसूस करेंगे ये महत्वपूर्ण बदलाव आज के 40 साल की व्यवस्था परिवर्तन में जरूरी है। पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश में वर्ष 2024 में पढ़ो हिमाचल के नाम से एक व्यापक जन अभियान आरंभ किया जाएगा। इन अभियानों में विद्यालयों के साथ साथ ग्रामीण एवं शहरी जन समुदाय को भी जोड़ा जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश के 500 शिक्षा संस्थानों में सामान्य पाठकों और विशेष रूप से युवाओं के लिए रीडिंग रूम बनाए जाएंगे तथा इन्हीं शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालयों
के चलाने में आम जन की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं प्रत्येक जिला व उपमंडल मुख्यालय और पंचायत स्तर पर एक आधुनिकतम सुविधा सहित पुस्तकालय तथा वाचनालय बनाने की घोषणा करता हूं। पंचायत स्तर पर यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालयों का निर्माण करके इनमें पुस्तकें तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिस पर 88 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। शिक्षा स्तर में सुधार लाने में प्रशिक्षित अध्यापकों का मुख्य योगदान है अतः अध्यापकों के प्रशिक्षण को और अधिक रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट तथा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के नियमों में बदलाव लाकर इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसी तरह से प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग का पुनः गठन करके इसे क्रियाशील किया जाएगा। जिन स्थानों पर छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग स्कूल अथवा बजट पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सीएम ने बजट में अपने वादों को पूरा नहीं किया है। सुनिए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आज दूसरा बजट प्रस्तुत किया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस प्रकार से बजट में फिर से झूठ बोलने का प्रयत्न किया है, लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न किया है, मैं मानता हूं कि अब की बात इसमें वो सफल नहीं होंगे। देखिए, झूठ बोलने की ये सारी बातें बार बार इस प्रकार से करना, लोगों का भरोसा टूट चुका है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। सत्ता में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दे करके गारंटी पूरी नहीं हुई। फिर सत्ता हासिल हुई तो पहला बजट प्रस्तुत किया, जो घोषणा की उनमें से 95% जो योजनाएं उनने घोषणा की ही, जो वादे उनने किए थे पहले बजट में, उनमें से कुछ काम हुआ ही नहीं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रोविन शर्मा शिमला से जुड़े हुए हैं। इस बजट में किन किन वर्गों का विशेषकर ध्यान रखा गया है, क्या कुछ खास रहा? जी बिल्कुल, देखिए आप सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक लंबा बजट भाषण पढ़ा है और कुल 58,444 करोड़ का ये पूरा बजट का आकार था। हालांकि पिछले वर्ष वित्त वर्ष के मुकाबले ये तकरीबन 5,031 करोड़ का जो बजट भाषण है उससे अधिक यहाँ पर था। निश्चित तौर पर जो इस पूरे बजट भाषण में अगर देखने को देखें, हम पूरे बजट भाषण को देखें तो इसमें तमाम उन चीजों को फोकस किया गया है जिनकी बात आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने बजट या भाषणों के दौरान और अपनी सभाओं के दौरान कहते रहते हैं। खासतौर पर इन बजट भाषण में उन तमाम मुद्दों को टच करने की कोशिश की गई जिनकी जो वायदा है वो सरकार पहले भी करती आई है। बात चाहे किसानों से दूध खरीदने की हो तो उसकी भी यहाँ पर जो है एक झलक देखने को मिली, जहाँ पर 38 रुपए से बढ़ाकर जो है गाय और भैंस का दूध जो है उसमें जो समर्थन मूल्य है, मिनिमम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, उसे बढ़ाया गया और 55 और 50 रुपए के हिसाब से उसे खरीदने की सरकार बात कह रही है। इसके अलावा किसानों के लिए भी यहाँ पर कुछ योजनाएं देखने को मिली, खासतौर पर वो MSP पर गेहूं और मक्की खरीदने की भी इस बजट के अंदर जो है वो जो है एक झलक देखने को मिली। खासतौर पर इसके अलावा स्कूलों की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से बजट भाषण के दौरान कहा गया कि 10 ऐसे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है जिनका काम अभी चल रहा है और ऐसे में 3 अटल आदर्श विद्यालय जो पिछली भूतपूर्व सरकार भाजपा की ओर से चलाए गए थे उन्हें भी चलाने की कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पर उन सभी पहलुओं को यहाँ पर टच करने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। हालांकि इसी बीच नेता प्रतिपक्ष का बयान भी आया है जिन्होंने खास तौर पर इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने की भी यहाँ पर कोशिश की। जी बहुत शुक्रिया रोविन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।